वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन ऑफ इंटरफेस ऑफ एनालिसिस। अब ये पास्ट पेपर का सवाल है और ये मैंने ईयर भी लिखा हुआ है। इट इज नवंबर 23 पेपर 4 वेरिएंट 2। तो बड़ा ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। अब सवाल पढ़ो जरा, क्या है। Evaluate the use of indifference curve analysis to derive the demand curve for a normal good and the demand curve for an inferior good। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज करके डिराइव करना है डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। अब यहाँ पर आपको पहले तो अगेन एक 20 मार्क के क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए कि जब आप एक 20 मार्क का सवाल करते हो तो उस 20 मार्क के सवाल में आपको ये पता होना चाहिए कि 14 मार्क जो है वो आपके AO1 और AO2 के विच इज एनालिसिस, और जो रेस्ट ऑफ द 6 मार्क्स हैं वो आपकी फॉर इवेल्युएशन है विच इज AO3। और मैंने आपको ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि एक बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो डायरेक्ट खड़ी नहीं होती। पहले बिल्डिंग की पूरी बेस बनती है, फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो मैं डिमांड कर्व की डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं दिखा सकता नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की, मुझे पहले पूरा टॉपिक समझाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको लॉजिकल मैनर में आंसर को स्टार्ट करूंगा तो इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो है वो सबसे पहले डिफाइन करूंगा इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। फिर मैं उसको बताऊंगा इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है। तो स्लोप ऑफ आईसी क्या होती है? MU(x) डिवाइडेड बाय MU(y)। और फिर मैं यहाँ पर एक आईसी मैप का ग्राफ बना के उसको दिखाऊंगा। क्या ग्राफ है, अभी बना रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं उसको बताऊंगा व्हाट इज अ बजट लाइन। तो मैं डिफाइन करूंगा कि भाई बजट लाइन क्या होती है। और बजट लाइन डिफाइन करने के बाद जो है वो मुझे उसको स्लोप बतानी है ऑफ बजट लाइन विच इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस, जो कि एक्सप्लेनेशन में मैं समझाऊंगा अभी। तो PX/PY। और फिर उसका भी जो है वो मुझे एक ग्राफ बनाना है। अब मैं किस तरीके से उसको ग्राफ बना के दिखाऊंगा? एक डायग्राम मेरा बनेगा इंडिफरेंस कर्व का बेसिक, और एक डायग्राम बनेगा बजट लाइन का। तो यहाँ पर लिखूंगा गुड वाई, यहाँ पर लिखूंगा गुड एक्स, एंड दिस इज ओरिजिन। मैं इसको मल्टीपल आईसीज बना के दिखा दूंगा कि भाई एक आईसी ये है, एक आईसी ये है, और फिर एक आईसी ये। ठीक है, तो मल्टीपल आईसी मैंने बनाए हैं। और फिर मैं उसको ये चीज दिखाऊंगा कि भाई आईसी ये वाला जो है इस पे मेरी टोटल यूटिलिटी जो है वो फॉर एग्जांपल 70 है। पर जैसे जैसे मेरा इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से दूर होना शुरू हो जाता है तो मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ द गुड। फिर आपका एक और आईसी बनेगा, और आपने उसको एक आईसी का मैप बना के दिखा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे एक डायग्राम बनानी है जिसमें मैं उसको दिखाऊंगा कि भाई बजट लाइन का क्या सीन है। तो बजट लाइन का सीन उसको कैसे समझाऊंगा? पहले जो है वो एक बजट लाइन बनाऊंगा, बजट लाइन AB। और उसको मल्टीपल बजट लाइंस बना के दिखा दूंगा, भाई एक बजट लाइन ये भी हो सकती है, एक बजट लाइन ये भी हो सकती है। सही है। तो खाली बस उसको मल्टीपल बजट लाइंस बना के दिखा रहा हूँ कि भाई दीज आर सम बजट लाइंस जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही है दी एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। तो दिस इज फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। ये मेरा सवाल का इंट्रोडक्शन है, मैं बिल्डिंग की बेस बना रहा हूँ। अब तक बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुई है, जिधर बिल्डिंग बनना शुरू होगी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद मैंने अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बतानी है, जो मैंने कल की क्लास में भी जब इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक में एंड कर रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताई थी कि रैशनल कंज्यूमर्स हु प्रेफर मोर टू लेस, अ टू गुड वर्ल्ड, द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर इनिशियली कांस्टेंट, द गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। फिर ट्रांजिटिविटी का भी मतलब मैंने आपको बताया था कि क्रॉस नहीं हो सकते। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट होती है कंज्यूमर्स को। अब ये सब जब आपने बता दिया ना तो फिर आपको बताना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपने ऊपर उसको इंडिफरेंस कर्व के बारे में ही बता दिया और आपने उसको बजट लाइन के बारे में भी बता दिया। तो आपने उसको सबसे पहले तो ये बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। सही है। तो आपने उसको ये बताना है कि भाई MU(x) डिवाइडेड बाय MU(y) इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। सही है। और जब मैं उसको रिप्लेस करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उस सिनेरियो में मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है वो ये आता है कि MU(x) डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू MU(y) डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। तो ये मेरा वो पॉइंट होता है जहां पर एक रैशनल कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो मैक्सिमाइज हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो है वो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो ग्राफिकली बना के दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक यहाँ पर डायग्राम बनाना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा गुड वाई, यहाँ पर मैं लिखूंगा गुड एक्स, एंड दिस इज ओरिजिन। फिर यहाँ पर जो है वो एक बजट लाइन मैं बनाऊंगा विच इज बजट लाइन AB। और फिर जो है वो यहाँ पर एक आईसी बनेगा ऐसा, जिसमें मैं शो करूंगा कि भाई ये जो इंटरसेक्शन होती है यहाँ पर हमारे स्लोप इक्वल नहीं होते। स्लोप तब इक्वल होते हैं जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में टेंजेंट होते हैं। ठीक है। तो दिस इज IC1 एंड दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच इज पॉइंट E।
ठीक है, तो मेरा आईसीएन बजट लाइन टेंजेंट होता है तब जाके जो है वो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होती है, जो कि मैंने ग्राफिकली उसको शो कर दिया। अब मैं उसको बताऊंगा कि भाई डिमांड कर्व की डेरिवेशन जो ये मुझसे पूछ रहा है, अब मैंने स्टार्ट करी है डिमांड कर्व की डेरिवेशन। अभी भी मैं डायरेक्टली डिराइव नहीं करूंगा, पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई आप सवाल में जिस डिमांड कर्व की बात कर रहे हो, वो डिमांड कर्व जो है वो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है हम उसके बारे में देख रहे हैं। और जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा। मैं उसको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इस पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं भी ये नहीं बोला हुआ कि प्राइस को राइज करना है या फॉल करना है, सिर्फ बोला था डिमांड कर्व को डिराइव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी मर्जी से ये डिसाइड कर लूंगा कि भाई मैं प्राइस ऑफ एक्स को कम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो है वो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या शो करता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये शो करता है द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सही है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो है मैं उसको इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर द लॉजिक बिहाइंड द डिमांड कर्व की लॉजिक। मतलब मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही दो लॉजिक्स हैं जो कि इस चीज को प्रूव करती हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब जैसे इनकम इफेक्ट मुझे क्या शो करता है, इनकम इफेक्ट मुझे ये शो करता है कि जब एक गुड की प्राइस कम होती है, जब एक गुड की प्राइस कम होती है तो आपकी जो है वो रियल इनकम जो है वो बढ़ जाती है। और जब आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है तो मेरे पास दो गुड्स होते हैं, एक गुड मेरे पास होता है नॉर्मल गुड, और एक गुड मेरे पास होता है इंफीरियर गुड। जब मैं नॉर्मल गुड की बात करता हूं तो नॉर्मल गुड की कंजम्पशन तो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। पर जब इंफीरियर गुड की बात करेंगे तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अब बच्चा यहाँ पर ये बोलेगा सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहा है कि भाई प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, ये सिर्फ इनकम अफेक्ट है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो पता चलता है थ्रू प्राइस अफेक्ट। तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट प्लस, मतलब इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट इज प्राइस अफेक्ट, जिसको मैं टोटल इफेक्ट बोलता हूँ। और लॉ ऑफ डिमांड वगैरह ये सब टोटल इफेक्ट से पता चलता है। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना फिर इस चीज को बताएंगे, अभी तो खाली मैं जनरली बता रहा हूँ कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। फिर मैं उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। जब मैं उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा तो मैं ये लिखूंगा कि यार जब एक गुड की प्राइस कम होती है तो उसके जितने भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो मुझे रिलेटिवली एक्सपेंसिव लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब उसके मुझे सब्स्टिट्यूट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं जाहिर सी बात है इस गुड की कंजम्पशन को बढ़ा दूंगा। तो इट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी जो कि यहाँ पर प्रूव हो रहा है। पर आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए, मैं किसी भी गुड की बात कर लूं, द द the substitution effect is the same for all the goods। तो ये substitution effect it is the same for every good। and one important assumption जो हमने ली थी कि भाई substitution effect is always along the indifference curve, indifference curve के ऊपर ही जो है वो substitution effect हमेशा होता है। ले रहे ये चीज, फिर मैं उसको ग्राफिकली ये चीज शो करूंगा कि भाई एक बेसिक डिमांड कर्व जो है ना वो ऐसे बनता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा प्राइस ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ एक्स, एंड दिस इज माय ओरिजिन। फिर मैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं उसको ये बता दूंगा कि भाई देखो प्राइस जब कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे आंसर में मैं प्राइस को कम ही करके दिखा रहा हूँ। तो जब मैं प्राइस ऑफ एक्स को कम करूंगा तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो बढ़ जाएगी, दिस इज बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। और जो है मैं पॉइंट ए से जो है वो पॉइंट बी पे आ जाऊंगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है ये दो इफेक्ट्स की वजह से बढ़ रही है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और एक इनकम इफेक्ट की वजह से। इन दोनों को मिला के मेरी टोटल इफेक्ट में क्वांटिटी बढ़ रही है, इन दोनों को मिला के मेरी टोटल इफेक्ट में क्वांटिटी बढ़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं उसको ये बताऊंगा कि ये जो क्वांटिटी क्यू से क्यू बन गई है उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है और इनकम इफेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो फिर मैं उसको अपना पहला केस बताना शुरू करूंगा। जो मेरा केस नंबर 1 होगा उसमें मैं उसको ये बताऊंगा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ नॉर्मल गुड। ये मेरा पहला मेन डायग्राम होगा आंसर का जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। सही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बेसिक सा डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर मुझे लिखना होगा गुड वाई, यहाँ पर मुझे लिखना होगा गुड एक्स, और ये मेरा आ जाएगा ऑरिजिन।
फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है वो एक बनाऊंगा बजट लाइन, विच विल बी बजट लाइन ए बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी। जैसे ही मेरी जो है वो प्राइस कम होगी, देखो मैं स्टेप्स आपके पास एक और बार लिख रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो मेरा स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा कि मैं प्राइस ऑफ एक्स को फॉल कर रहा हूँ, तो मेरी बजट लाइन जो है वो टिल्ट हो जाएगी टू द राइट फ्रॉम ए बी टू ए सी। तो देखो मैंने बजट लाइन को टिल्ट कर दिया फ्रॉम ए बी टू ए सी, मेरा स्टेप नंबर 1। जैसे ही मैंने बजट लाइन को टिल्ट करा फ्रॉम ए बी टू ए सी, तो मैंने उसको रियल इनकम जो है वो बढ़ा के दिखा दी। सही है। बात सारी ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन ली थी जब मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने अजम्पशन ये ली थी कि रियल इनकम इज अनचेंज्ड। अब यहाँ तो मैं रियल इनकम को बढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे रियल इनकम को जो है वो वापसी कम करना पड़ेगा। ये रियल इनकम को मैं इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बजट लाइन एसी से पैरेलली एक बजट लाइन बनाऊंगा ई एफ, एंड दैट ई एफ बजट लाइन विल बी एन इमेजिनरी बजट लाइन। कौन सी बजट लाइन होगी? इमेजिनरी बजट लाइन होगी, जो कि सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बजट लाइन एसी से पैरेलली एक पीछे बजट लाइन बनाऊंगा जो कि मुझे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि भाई मैंने जो है एक इमेजिनरी बजट लाइन बनाई है जो कि मुझे हेल्प करेगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर है ये चीज? अब जो है मैं एक इनडिफरेंस कर्व बनाऊंगा जो कि बजट लाइन एबी से भी टेंजेंट होगा और बजट लाइन ईएफ से भी टेंजेंट होगा। सही है। तो यहां पर मैं लिखूंगा आई सी, दिस विल बी माई ई, दिस विल बी माई ई वन। तो ई से लेके ई वन जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज माई सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स से एक्स वन इज माई सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सही है। अब सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट इज द सेम फॉर ऑल दी गुड्स। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट इज द सेम फॉर ऑल दी गुड्स। क्लियर है ये चीज? अब मुझे क्या करना है कि जब मुझे अपना इनकम अफेक्ट देखना है, देखो ये वाला जो स्टेप था ना ये सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट के लिए था। अब मेरा एक और स्टेप आएगा जो कि इनकम अफेक्ट के लिए होगा। मैं वापस से अपनी रियल इनकम को बढ़ाऊंगा। मैं ईएफ से वापस अपनी रियल इनकम को बढ़ाऊंगा और मैं वापस ईएफ से एसी जाऊंगा। अब ईएफ से जब मैं एसी जा रहा हूं तो मेरी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि मैं नॉर्मल गुड की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बजट लाइन एसी पे अपना इनडिफरेंस कर्व एक ऐसी जगह पे बनाऊंगा कि मैं उसको जो है वो सक्सेसफुली क्वांटिटी बढ़ा के दिखा सकूं। अब ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ रही है, थोड़ा ना इसको सही कर लेते। मतलब मैं बेसिकली इसको थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ, इधर बना लेता हूँ। सही है। तो यहाँ पर मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया। तो दिस इज आई सी वन एंड दिस इज इक्विलिब्रियम ई टू। तो ये जो एक्स वन से लेके एक्स टू वाला सिनेरियो है, दिस इज माई इनकम अफेक्ट। क्लियर है ये चीज? और फिर जो है मुझे डिमांड कर्व की डेरिवेशन दिखानी है जो कि मेरी सवाल की मेन रिक्वायरमेंट थी। मैंने यहाँ पर लिखा प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी ऑफ एक्स, एंड दिस इज माई ओरिजिन। टोटल इफेक्ट इज ऑलवेज, अब से एक डायलॉग मैं वापस यहाँ पर लिख देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। आप देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट सेम डायरेक्शन में गया है, तो हमेशा एक चीज याद रखना। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट गोज इन द सेम डायरेक्शन। तो ये बेसिक रूल है, हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। डिमांड कर्व की डेरिवेशन जो है, डिमांड कर्व की डेरिवेशन जो है वो हमारा टोटल इफेक्ट से बनती है विच इज द प्राइस इफेक्ट। ठीक है। जो कि एक्स से लेके एक्स टू है, ऐसा ही है। तो एक्स से लेके एक्स टू से मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा। अब देखो, एक्स से लेके एक्स वन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, एक्स वन से लेके एक्स टू इनकम इफेक्ट था। तो मेरा टोटल इफेक्ट जो है वो एक्स से लेके एक्स टू होगा। ठीक है। तो जब मैं एक्स से लेके एक्स टू की डेरिवेशन बनाऊंगा तो ये मेरा पूरा एक्स आ गया, ये मेरा पूरा एक्स टू आ गया। सही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स और एक्स टू। और मैंने आपको पहले ही एक चीज बता दी थी कि नॉर्मल गुड में डिमांड कर्व बनता तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है पर थोड़ा फ्लैटर बनता है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक होती है। तो आपने उसको जो है वो ग्राफ में प्राइस कम करके दिखा दी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया पी एक्स, यहाँ पर आपने लिख दिया पी एक्स वन। प्राइस आपने हल्की सी कम करी, क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा से बढ़ी, और आप पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी के ऊपर आ गए और आपने उसको मूवमेंट शो कर दी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। ये वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। शामिल कर सकते हो ये। सही है।
अच्छा, अब अगर मैं इंफीरियर गुड का शो करूंगा तो मेरे को ये तो पता है ना कि वो सेम होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सेम होता है, तो मैं इसी डायग्राम को जो मैंने पहले से ही कॉपी कर लिया था, तो देखो ये सेम चीज यहाँ पर आ गई। अब जो है, हम इलास्टिसिटी आंसर में अगर मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है। करनी तो चाहिए असूलन, अगर नहीं भी कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी लंबी नहीं करनी होती। अभी मैं आंसर भी आपको पढ़वाऊंगा। सही है। अब इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड के केस में डायलॉग किया था, डायलॉग याद कर लो पहले। डायलॉग किया था, इन द केस ऑफ inferior good, in the case of inferior good, substitution effect outweighs income effect. So basically they go in opposite directions. तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मार्क कर लूंगा एक पॉइंट, यहाँ से एक क्वांटिटी नीचे गिरा दो, यहाँ पर लिख दो x2। तो x1 से लेके x2 मेरा इनकम अफेक्ट है, फिर यहाँ पर मैं एक इंडिफरेंस कर्व बना लूंगा। तो दिस इज IC1, दिस इज E2। पर किसी भी तरह मुझे डायग्राम बनानी है, अब मैं किस तरह भी बनाऊँ। सही है, मुंह में ली मैंने आपके लिए किया था, क्लियर है। अब डिमांड कर्व की जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ एक्स। सही है। अब ये वाला जो स्टेप था ना, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए था। इनकम इफेक्ट वाला स्टेप भी मैंने कर लिया। सही है। अब मुझे डिमांड कर्व को डिराइव करना है। तो डिमांड कर्व की डेरिवेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब मैं डिमांड कर्व की डेरिवेशन करूंगा तो वो कैसे होगी, वो टोटल इफेक्ट्स होगी, ये हमें ऑलरेडी बात पता है। सही है, तो इसको समराइज करते हैं पहले। एक्स से लेके x1 इज माई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, x1 से लेके x2 इज माई इनकम इफेक्ट, तो दिस इज माई टोटल इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट में अभी भी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इन्फीरियर गुड में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। सही है। मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, इन्फीरियर एंड नॉर्मल गुड्स दोनों में डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप, बट द स्लोप इज डिफरेंट। उसमें फ्लैटेड स्लोप होगी, जो नॉर्मल गुड की अभी हमने बना ली। इसमें स्टीपर स्लोप होगी। तो x और x2 को जब तुम नीचे लेके आओगे तो क्वांटिटी में देखो वैसे ही बहुत छोटा चेंज नजर आ रहा है, तो डिमांड कर्व की स्लोप विल बी स्टीपर। तो ये स्टीपर स्लोप जो है वो मुझे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस में जब चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में बड़ा चेंज और छोटा चेंज आ रहा है। पी एक्स क्वांटिटी कम से बड़ी और मैं पॉइंट ए से जो है वो पॉइंट बी पे आ गई। क्लियर है कोई मसला, यहाँ तक सही से देख लो, फिर सवाल पूछो। मेरी मेन रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी, मेरा AO1 और AO2 खत्म हो चुका है। मेरा AO1 और AO2 खत्म हो चुका है। डिमांड कर्व इज स्टीपर, आज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डिमांड कर्व इज स्टीपर क्योंकि इन्फीरियर गुड इनकम का छोटा हिस्सा लेके जाता है, तो प्राइस का चेंज नोटिसेबल नहीं होता, मतलब इतना नहीं होता, तभी क्वांटिटी में छोटा चेंज आता है। ये मैंने बताया था ना पढ़ाते हुए आपको। हाँ ठीक है, सही है। अब फिर आपकी इवैल्यूएशन और कंक्लूजन आएगी जिसमें आप जो है वो उसको बता दोगे इंडिफरेंस का एनालिसिस की बुराइयां। अब देखो ना, आंसर रीड करते हैं। मार्किंग स्कीम ये रही, एक बार पहले मार्किंग स्कीम देखो जरा। ये AO1 और AO2 की मार्किंग स्कीम देख लो जरा एक बार पहले। ये मैंने पूरा लिख दिया, समझा दिया आपको, देख लो जरा।
ये थोड़े पॉइंट्स इसलिए ऊपर नीचे करे हैं मार्किंग स्कीम पे, पर मोर और लेस हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है लॉजिकल मैनर में, इसलिए लॉजिकल मैनर में मार्किंग स्कीम नहीं बनाई भी। ये अब आंसर पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक एक करके जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो अब सबसे पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई इंडिफरेंस में होता क्या है, तो मैंने इंडिफरेंस का को पूरा डिफाइन कर लिया, बजट लाइन को पूरा डिफाइन कर लिया, और उसके बाद जो है वो मैंने अजम्पशंस बताई और रैशनल कंज्यूमर वाली अजम्पशन बताई। यहाँ तक पूरा रीड करो। सही है, ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, ये बजट लाइन की डेफिनेशन, अजम्पशंस, रैशनल कंज्यूमर की अजम्पशन। डायग्राम्स में AO1 के बाद बनाता हूँ हमेशा, मतलब जितनी भी नॉलेज वाले पॉइंट्स हैं ना उनके बाद बनाता हूँ। तो अभी आपको सारी एक साथ डायग्राम्स दिखाऊंगा मैं। ये मैंने जो बुलेट पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ये आपको आंसर में बुलेट पॉइंट्स ही लगाने होते हैं, ये मैंने खाली रीडिंग आसान हो जाए ना तभी बुलेट पॉइंट्स लगाए, आंसर में बुलेट पॉइंट्स मत लगाना भाई गलती से भी। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है भाई, फंस जाओगे पेपर में। इसकी रीजन मैंने पहली क्लास में बताई थी, ओरिएंटेशन मोबाइल A2 जो है ना वो रट्टा होता है, बच्चा अगर पूरा टॉपिक भी लिख के आ जाता है ना उसको मार्क्स मिल जाते हैं। AS में 8 और 12 होते हैं, तो उसमें अलग अलग सोचना पड़ता है, 20 मार्क के सवाल में इतना सोचना नहीं पड़ता। सही है, फिर उसके बाद आपने जो है वो उसको थ्योरी के assumptions के साथ आपने उसको डिमांड कर्व की इंट्रोडक्शन दे दिया, और फिर आपने बेसिक समझा दिया कि डिमांड कर्व है क्या। और फिर मैंने बता दिया कि ये जो क्वांटिटी क्यू से क्यू वन जा रही होती है उसमें दो इफेक्ट्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और एक इनकम इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल बेस से आंसर उठा रहे हैं और बेस साइड से आगे बढ़ रहे हैं। ये पढ़ो हाँ सही से, ये मैं आंसर आपको भी दूंगा पर पहले आप लिखोगे फिर दूंगा। लेक्चर PDF जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपके पास नहीं है तो आप रेहान से ले लेना, उसमें जो है वो पूरे पूरे टॉपिक की वो हैं, तो उसको यूज करके आप आंसर लिख सकते हो आसानी से। ये आंसर मांगोगे तो आंसर भी मिल जाएगा, पर अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको एक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सही है, तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने, अब मैं अपनी मेन बॉडी पे आ रहा हूँ आंसर की। मेरी मेन बॉडी जो आंसर की है वो क्या है, जिधर मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को। सही है, तो मैंने उन दोनों के बारे में इसको बताया। अच्छा अब जरा ना, ये तो देखो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया, अब जरा तुम ये पढ़ो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पढ़ो जरा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हर गुड का सेम होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पढ़ो जरा ये, क्योंकि आप जो है ना नॉर्मल और इंफीरियर का इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन बनाओगे तो अलग अलग, पर समझाओगे एक बार, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सेम होता है। तो आप डायग्राम 4 और 5 को कंबाइन करके एक ही बार में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाओगे। देखो जिस तरह मैंने समझाया है, ये बुलेट पढ़ो, एज सीन इन डायग्राम 4 एंड 5। डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको। वैसे तो मैं A1 के बाद बनाता हूँ, इस आंसर में A1 और A2 के बाद बनी हुई है। असूलन यही होता है कि आपने जब नॉलेज वाली बातें और सारी बातें कर दी ना, फिर आप बना दो, फिर आप बना दो डायग्राम्स और उसके बाद फिर एनालिसिस करो।
समझ आइए एक्सप्लेनेशन? कुछ सवाल? अब जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बना दिया, तो उसके बाद आपको जो है इनकम इफेक्ट बताने हैं। तो देखो, दोनों के इनकम इफेक्ट भी मैंने अलग अलग समझाए। दोनों के इनकम इफेक्ट देखो। अब इस आंसर में अगर आप नोट करो, जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन इस आंसर में मेंशन नहीं है। तो जब आप अपना आंसर लिखोगे ना, तो आपको डेरिवेशन के खास मेंशन, वैसे मैंने डेरिवेशन तो बता दी, पर डेरिवेशन आपको खास मेंशन करनी है अपने आंसर में। मतलब आप उसको बकायदा मेंशन करोगे, जो अभी बात मुझे ऊपर सिबरा ने भी कही थी शायद, कि जब आप नॉर्मल गुड की बात करते हो, तो नॉर्मल गुड का जो डिमांड कर्व होता है, वो क्या होता है? फ्लैटर। तो आप उसको मेंशन करना कि भाई डेरिवेशन, टोटल इफेक्ट की जो डेरिवेशन, जो टोटल इफेक्ट की डेरिवेशन वाला पैराग्राफ है ना, वो इसमें मिसिंग है। आपको एक और पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा इस आंसर में, जो कि टोटल इफेक्ट की डेरिवेशन होगी। आप बताओ, नॉर्मल गुड की जब डेरिवेशन हो रही है तो डिमांड का बस फ्लैटेड, जिसमें आप इलास्टिक का जिक्र कर दो, अच्छी बात है। और फिर जो है आप इन्फीरियर गुड की डेरिवेशन के बारे में उसको बताओगे, जहाँ पर आप उसको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे और बताओगे कि इन्फीरियर गुड का डिमांड का बेस पर। तो एक पैराग्राफ बस इस आंसर में ऐड होगा, और इवेल्युएशन के अलावा, जिधर तुम जो है उसको ये चीज बताओगे कि भाई टोटल इफेक्ट की डेरिवेशन से किस तरीके से नॉर्मल और इन्फीरियर गुड के डिमांड कर्व की डेरिवेशन हो रही है। क्लियर है? बाकी सारी चीजें परफेक्ट है यहाँ पे। और बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, जितना शॉर्ट हो सकता है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, इससे छोटा ही आंसर नहीं हो सकता। A2 लेवल पे आंसर्स बड़े होते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। कुछ टॉपिक से बहुत बड़े होते हैं, कुछ टॉपिक से छोटे भी होते हैं। मैक्रो में काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्योर थियोरेटिकल हैं, तो उसमें आंसर छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि डायग्राम तो नहीं होती। क्लियर है? तो ये मैं मिटा रहा हूँ, पर मैंने आपको ये बता दिया है। सही है? 40 मिनट्स में करना होता है, 40 मिनट्स। हाँ, ये 20 आउट ऑफ 20 वाला ही आंसर। 40 मिनट्स में करना होता है आपको एक 20 मार्क का आंसर। अब आप देखो, ये सारी डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं। जितनी भी डायग्राम्स मैंने अभी आपको उसमें बनवाई थी ना फॉर्मेट में, वो सारी डायग्राम्स यहाँ बनी हुई हैं। अब जो है वो आपने क्या करना है, अब जो है वो आपने एवेल्युएशन पढ़नी है। तो एवेल्युएशन इसकी रीड कर लो आंसर की। एवेल्युएशन और कंक्लूजन। 20 में से 20 नियर टू इम्पॉसिबल है। नहीं देता ये 20 में से 20, 17-18 देते हैं। डिस्टिंक्शन वाले बच्चे की आएगी, आएगी भी तो 20 में से 20। मैं नहीं देता 20 में से 20। एग्जाम कंडीशन में 20 में से 20 लिखना वाला बहुत मुश्किल होता है। 18 तक भी पहुंच रहे हो ना, बहुत है। ट्राई टू अचीव 20, बट रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। हाँ, तो ये सारिया मैंने यही तो करा है। यही करना, यही करना। मैंने वही बोला ना, डायग्राम पहले बनाना, एनालिसिस बाद में करना। मैंने बताया ना, मैंने इस आंसर में AO1 और AO2 के एंड में बनाई हुई है डायग्राम, आपको ऊपर बनानी है। मतलब बिल्कुल स्टार्ट पे नहीं बनानी, इंट्रोडक्शन के बाद। क्योंकि आप पहले ही एक रफ स्केच बना लोगे और अपने माइंड में एक मैप बना लोगे कि भाई ये क्वेश्चन मैं इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा। तो ये तरीका होता है, और ये आपकी वैल्यूएशन है। अब इस क्वेश्चन की डिस्टिंक्शन आ सकती है, A स्टार आ जाए बहुत है भाई। मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ बहुत। सही है। तो ये फॉर्मेट में आपको भेजूंगा, ये आंसर आपको ट्राई करना है। ऑफिशियली अभी ये होमवर्क तो नहीं है, मैं पहले वो रिटर्न करूंगा फिर ये दूंगा, पर ये ऑफिशियली होमवर्क बनेगा। अगर आपको आंसर लिखना है अभी से, तो आप अभी से लिख कर रख लो, ताकि आप सबमिट कर दो। ये पता नहीं है हसन भाई।
रियलिटी चेक भी है ना। सही है, तो ये मैं फॉर्मेट आपको भेजूंगा, आप ट्राई करना बिल्कुल। ऑफिशियली ये होमवर्क बनेगा। हाँ, तो थ्योरी ऑफ डिमांड ही तो है बेटा ये।